वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारी जो चैप्टर चल रही वो है 12th केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्किन एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, जिसमें से हम लोग बहुत सारे पार्ट क्लियर कर चुके हैं, है ना। और इसके जस्ट पीछे वाले जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। सो उस वीडियो को देखना एकदम जरूरी है, क्योंकि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है हम अभी पढ़ने वाले हैं, है ना। वो क्रियाविधि को तब समझ पाओगे जब आप जानोगे कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। इसके बारे में बताया गया, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, 10-15 उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले अब हम लोग चलते हैं कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि है, जिसको SN1 SN2 अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, इसको 2 को ऊपर में डालते हैं हम लोग, एन को नीचे में। इसको ऐसे लिखना SN1 SN2 ऐसे। ठीक है, अब यहीं से हम लोग चलते हैं कहाँ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रिया विधि में। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। SN1 एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको SN1 कहते हैं, तथा द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, है ना। ये दोनों अभिक्रिया भी एकदम अजीब टाइप से लगेगा, क्योंकि अभी इसके बारे में बहुत सारे वर्ड जानना जरूरी है आपको, है ना। तो शुरुआत यहाँ करते हैं हम लोग कि सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको SN2 प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। क्यों? क्योंकि SN2 है वो एक ही पद में संपन्न हो जाती है। ठीक है, इसके लिए 2 पद की जरूरत पड़ती है। चलिए, तो इसका हम लोग चलते हैं। तो आप पहला पॉइंट डालिएगा क्या, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर मैं डॉट डॉट कर दिया हूँ। ठीक है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या होता है देखिए, है ना। पहले नॉर्मल जानकारी देता हूँ कि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है। पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र अपघटित होकर उत्पाद बनाता है। इनसे तो आपको बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, जब मैं क्लियर आपको रिएक्शन बताऊंगा तभी क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास कोई यहाँ पर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ से करेंगे तो इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो ये पोटेशियम है वो बनाएगा आपका प्लस आयन, और जो हाइड्रोक्साइड है वो बनाएगा माइनस आयन। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियोफिलिक है क्या, न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक क्या है। ठीक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक क्या है, तो मैं ये जो OH निकाल के रखा हूँ ना, ये आपका है नाभिक स्नेही अभिकर्मक, जो कि माइनस आयन वाले होते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, किसी भी यौगिक है उसके नाभिक में, ठीक है, आक्रमण करता है। कहा जाए कि उसके नाभिक के प्रति स्नेह करता है। ठीक है ना, स्नेही कहलाएंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। मतलब जो नाभिक है, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना, और ये कौन सा चार्ज वाला है, माइनस चार्ज वाला है, तो क्रिया करेगा ना उसके साथ। मतलब ये नाभिक स्नेही है, ये जो OH है वो। ठीक है, अब नाभिक स्नेही का मतलब आप मत पूछिएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट, ये बात क्लियर होगी आपको। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल चलते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए, ये हमारे पास है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा से किसके बारे में, थोड़ा सा, है ना, उदाहरण लेकर चलते हैं। ठीक है, तो मैं एक नहीं बहुत सारे उदाहरण दूंगा। ठीक है, तो मान लो जाए हम लोग ले लेते हैं मेथेन को ले लेते हैं। ठीक है ना, और मेथिल क्लोराइड को ले लेते हैं। ठीक है ना, मेथिल क्लोराइड को ले लेते हैं। हमारे पास मेथिल क्लोराइड में 3 हाइड्रोजन है अपने पास, CH और ये H, और इसके साथ जुड़ा हुआ है क्लोरीन। क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। ठीक है, अब बात ये करते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं, कि इसको ले लेते हैं एथिल ब्रोमाइड को ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास एथिल ब्रोमाइड है CH3 CH2 Br, ये। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड ये लेते हैं, क्योंकि एक ही उदाहरण में आप लोग क्लियर नहीं कर पाते हो ना, इसलिए मैं 2 उदाहरण एक साथ ले रहा हूँ, है ना। चलिए, अभी ये जो वर्ड मैं बोला हूँ इसको यहाँ पर आप एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखते हैं कि हमारे पास एक कोई है न्यूक्लियोफिलिक रिजेंट है, अभिकर्मक है। ठीक है, जो कि माइनस आयन वाला होते हैं, है ना। तब क्या करता है, ये जो न्यूक्लियोफिलिक एजेंट है OH, ठीक है ना, इसको बोलते हैं नाभिक स्नेही। नाभिक स्नेही, ये नाभिक स्नेही ना। ठीक है, यहाँ पर भी मैं जोड़ देता हूँ किसको, OH को जोड़ देता हूँ यहाँ पर। मतलब जोड़ता नहीं हूँ, क्रिया इसका क्रिया करता है। ठीक है ना, क्रिया करता है। ओके, यहाँ पर नाभिक स्नेही।
अब बात ये करते हैं कि जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या है, आपका न्यूक्लियोफिलिक रेजेंट है, मैंने बताया। तो आप एक बात क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर ये क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन से क्रिया तो नहीं करेगा ना, ये किससे क्रिया करेगा, ये कार्बन से, क्योंकि नाभिक ये मेन है ना, ये हेड तत्व है ना इसका, इस पूरे का पूरे अणु का, ठीक है, सॉरी इस पूरे यौगिक का। तो ये OH क्रिया करेगा सी से, कार्बन से, ठीक है। उसी तरह ये OH भी क्रिया करेगा किससे, कार्बन से। अब नाभिक स्नेही है ना, ये क्या है, नाभिक स्नेही। तो नाभिक स्नेही क्या करता है कि इस जो एल्किल हैलाइड है, ठीक है, जिसमें कि इसका क्या नाम है, एथिल क्लोराइड है, ठीक है। एथिल क्लोराइड में से ये क्या करता है, ये जो Br है, Br बोले तो हमारे पास ये कोई हैलोजन है, इधर देखें तो Cl, ये भी कोई हैलोजन है। इसको क्या करने का कार्य करता है, अलग करने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो एकदम क्लियर समझते जाइए क्या क्या हो रहा है, किसके साथ क्रिया कर रहा है। तो आप जानते हो कि एक सूत्र के आधार पर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, सूत्र के आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो क्लोरीन है, ठीक है, उसको प्रतिस्थापित करती है आपका कौन, हाइड्रोक्साइड समूह, ठीक है। अब कैसे प्रतिस्थापित करेगी, देखिए यहाँ पर जो क्रिया होती है उसमें देखना कि हमारे पास ये क्या है, CH3 है ना अपने पास, ओके। यहाँ पर है आपके पास CH3, ठीक है। अब इनके साथ कौन जुड़ता है, इनके साथ जुड़ता है OH, कौन जुड़ता है, OH, तो इसको आंशिक रूप से जोड़ देते हैं, ठीक है, OH, ओके। और क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है, तो ये जो Cl उसको भी आंशिक रूप से हम लोग जोड़ देते हैं। अब यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ आपको समझाना चाह रहा हूँ ये कि ये जो OH है वो ये नाभिक किस नहीं है, OH नाभिक किस नहीं, तो इसके नज़दीक गया, ठीक है, जिसके वजह से इसमें बॉन्ड बनना शुरू हो गया, ठीक है। और ये जो क्लोरीन है ना उसका बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, कमज़ोर हो रहा है, फट से थोड़ी टूट जाएगा, जन्म जन्म का रिश्ता थोड़ी टूट जाएगा, जो C और Cl एक में जुड़ा हुआ है तो फट से थोड़ी टूट जाएगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कम स्थायी टाइप से बनाया हूँ, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं स्लो, ठीक है, या धीमी गति, धीमी गति, धीरे से होता है, ठीक है, धीरे धीरे टूटता है ना ये। अब यहाँ पर जो होती है वो तीव्र गति है, तीव्र गति, इसको ही हम लोग क्लियर कर लेते हैं OH के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग क्लियर करवाएंगे, तो ये OH है, ये जुड़ जाएगा किसके साथ, यहाँ पर इसे डॉट डॉट बनाना, ठीक है, CH2 CH3, इसको भी सॉरी इसको डॉट में मत बनाना, ठीक है, उसका इसको भी डॉट डॉट में बनाना, Br, ये Br का जो बॉन्ड है वो ये क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रोक, मतलब कहा जाए ठोस होते जा रहा है, मतलब कहा जाए स्थायी होते जा रहा है, ये वाला कमज़ोर होते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर होता है तीव्र गति, ठीक है ना, क्या होता है, तीव्र गति। अब तीव्र गति होती है तब क्या होता है कि ये जो क्लोरीन है वो पूरा का पूरा क्या होता है, बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका HO कर देते हैं इसको, ठीक है, या OH लिखेंगे तो ही चलेगा, लेकिन HO लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर तरीका होता है ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, ठीक है। ये C, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये टूट गया, टूटने के बाद कौन बचा, क्लोरीन माइनस में बच गया, ठीक है ना। इस तरह से ये जो नाभिक नहीं है वो क्लोरीन को क्या कर देता है, अलग कर देता है, ठीक है, और कोई उत्पाद बनाता है। इस उत्पाद का नाम है CH3OH, मतलब क्या है, मेथेनॉल है, मेथेनॉल एल्कोहल, ठीक है ना। और इसमें देखें तो हमारे पास ये OH है, तो ये क्या हो जाएगा आपका HO, ये OH या HO में फ़र्क मत समझना आप, ठीक है, ये क्यों लिखा जाता है वही समझते हो आप लोग, H2C CH2 ऐसा लिखा हुआ है, CH3 H3C और CH3 ऐसा लिखा है, मतलब ये सही है, ठीक है ना। क्यों इसको लिखा जाता है H3C, क्योंकि कार्बन के साथ क्रिया करता है, ऐसे टाइप से, ठीक है। HO CH2 और CH3 ये हो गया अलग, ठीक है ना, और उसके साथ सॉरी इसके साथ जुड़ गया हाइड्रोक्साइड, और कौन अलग गया, Br अलग हो गया माइनस ग्रुप में। ये देखें, इस तरह से ये तो क्लियर हो गया आपको कि ये द्विअणुक अभिक्रिया है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमको उत्पाद मिल गया मेथेनॉल, यहाँ क्या है, दो है ना, दो कार्बन है, तो एथेनॉल हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा, है ना। अब हम क्या लिखें, द्विअणुक SN2 अभिक्रिया, ठीक है।
तो यहाँ मैंने बताया था कि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न होती है, मतलब पूरा का पूरा एक ही पद में से क्लियर हो गया, ये टूट गया और कोई नया उत्पाद बन गया। ठीक है, पहले संक्रमण संकुल बनता है। अच्छा, संक्रमण संकुल के बारे में बताना भूल गया मैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही, ये धीमी गति है और यहाँ पर बनता है, इसको संक्रमण अवस्था बोलते हैं, संक्रमण अवस्था। ठीक है, संक्रमण, ये संक्रमण संकुल है। आप उपसर्जन यौगिक भी पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में, है ना, वही है ना। तो पहले संक्रमण संकुल बनता है जो शीघ्र अपघटित होकर शीघ्र गति करता है। ठीक है, यहाँ पर शीघ्र अपघटित होकर उत्पाद बनाता है, उत्पाद बन गया, मतलब एक ही चरण में क्या हो गया, या एक ही पद में क्या हो गया, संपन्न हो गया। तो ये SN2, ठीक है, अर्थात द्विअणुक क्रियाविधि है, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये नाभिक स्नेही। ठीक है, अब इसको द्विक अणु क्यों बोलते हैं, क्वेश्चन ये है कि आप इसको द्विक अणु क्यों बोलते हैं। द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं। देखिए यहाँ आप थोड़ा समझिएगा, है ना, कि संक्रमण अवस्था के निर्माण में, ये संक्रमण अवस्था है ना, ठीक है, तो संक्रमण अवस्था के निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं। कितने अणु भाग लेते हैं, दो अणु भाग लेते हैं भैया, है ना। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्साइड भी है और यहाँ पर कौन है, ये पूरा का पूरा हमारे पास मेथिल है, सॉरी मतलब कहा जाए मेथिल क्लोराइड है अपने पास, मेथिल क्लोराइड। ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड, ठीक है ना, एथिल ब्रोमाइड। और ये हाइड्रोक्साइड, ये नाभिक स्नेही यहाँ से है ना, यहाँ से नाभिक स्नेही। ठीक है, ये नाभिक स्नेही, मतलब संक्रमण अवस्था के लिए कितने अणु की, एक और ये दो अणु की आवश्यकता पड़ी। यहाँ पर देखिए एक और ये दो अणु की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अर्थात संक्रमण अवस्था के निर्माण में दो अणु भाग लेते हैं तथा अभिक्रिया का वेग दोनों अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करता है। ये दो अभिकारक है ना, ये उत्पाद है। ठीक है, दो अभिकारकों के सांद्रता पर निर्भर करते हैं, इसलिए इसे द्विक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। अब आप क्यों क्वेश्चन करोगे कि SN2 को पहले क्यों बताया गया, क्योंकि SN2 को बताने के फलस्वरूप भी आपको क्लियर हो जाएगा SN1, ठीक है ना, अर्थात एक अणुक को, है ना, क्योंकि एक अणुक है, उसमें दो अणु भाग नहीं लेंगे। एक ये दो अणु, द्विक अणु है मतलब दो अणु भाग लिया, और एक अणुक में ना दो अणु भाग नहीं लेता है। ठीक है, इसलिए आपको SN2 को पहले बताया गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग कि यहाँ जो क्रिया होती है वो प्राथमिक हैलाइड ज़्यादा क्रियाशील होती है कि द्वितीयक हैलाइड। ये देखिए, ये हमारे पास एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन जो है, मतलब ये प्राथमिक है, प्राथमिक में ज़्यादा क्रियाशील होती है कि द्वितीयक में क्रियाशील होती है। ये हैलाइड है ना अपने पास, एल्किल हैलाइड है ना ये सब, ठीक है ना, ये एल्किल हैलाइड है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि प्राथमिक हैलाइड या क्रियाशीलता का क्रम, यहाँ पर पॉइंट डालेगा क्रियाशीलता का क्रम, कि प्राथमिक हैलाइड है, ठीक है, ये पहला हैलाइड है, ठीक है, प्राथमिक हमारे पास ये जो हैलाइड है, ठीक है, वो हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है ना। तो हमारे पास अगर कोई प्राथमिक हैलाइड है तो वो अत्यधिक क्रियाशील होगी, ठीक है ना, जल्दी क्रिया करेगी। अगर हमारे पास द्वितीयक हैलाइड है, ठीक है, द्वितीयक हैलाइड है तो उसकी अपेक्षा कम करेगी, और तृतीयक हैलाइड है उसकी अपेक्षा कम करेगी। मतलब जो SN2 अभिक्रिया है उसमें जो प्राथमिक हैलाइड है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रियाशील होती है। एक कार्बन के साथ यदि 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो तृतीयक कहेंगे, टर्सरी। एक कार्बन के साथ अगर 2 कार्बन जुड़ा हो तो द्वितीयक कहेंगे, एक कार्बन के साथ अगर एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राथमिक कहेंगे। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, आपको थोड़ा सा तरीका बताता हूँ। ये आपका है ना, ये नाभिक स्नेही है, ठीक है, ये हमारे पास नाभिक स्नेही आक्रमण है, ठीक है, ये हमारे पास मेथिल का बताया था क्या मैं, मेथिल है, ठीक है, ये नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। क्या करेगा ये क्या करेगा, अपने पास संक्रमण अवस्था बनाएगा। क्या अवस्था बनाएगा, संक्रमण अवस्था बनाएगा। ये जो मेथिल है, सॉरी ये क्या है आपका, ये मेथिल है, तो ये आपका क्या है, कोई भी हैलोजन समूह है, ठीक है, जैसे क्लोरीन वगैरह, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसको प्लस कर देते हैं, ये आपका नाभिक स्नेही है, ये जी OH नाभिक स्नेही, ये मेथिल है, ठीक है ना, ये क्रिया करेगा तो ये बनाएगा आपका संकुल बना देगा, ठीक है, जिनमें से क्लोरीन हो जाएगा इस तरफ और ये नाभिक स्नेही होगा इस तरफ और बीच में रहेगा मेथिन,
फिर यहाँ से बनाएंगे, इसको अब बताने की जरूरत नहीं, टाइम पास नहीं करने का, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं SN1 में। चलिए, तो SN1 अभिक्रिया है, उससे थोड़ा सा टफ लगता है, ठीक है, लेकिन है नहीं, इसको n को थोड़ा छोटे बनाया करो, है ना, SN1, ठीक है। इसको बोलते हैं एक अणुक क्रिया विधि, जिसमें केवल एक ही अणु क्या करेंगे, भाग लेंगे, ठीक। चलिए, तो इसको मैं दो उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा। एक अणुक क्रिया विधि, यहाँ पर लिखना कि यह क्रिया विधि निम्नलिखित 2 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरण में संपन्न होती है, 2 चरण में। देखिए, उल्टा बता रहा हूँ ना मैं, SN2 को पहले बताया, उसके बाद SN1 को बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो प्रथम चरण में क्या होता है, देखिए, है ना। प्रथम चरण में क्या होता है कि थोड़ा सूत्र बना देते हैं हम लोग, ठीक है। ये R है अपने पास, कोई भी एल्किल हैलाइड है, ये आपके पास हैलोजन है, ठीक है। ये हेलो एल्केन हो गया, और हेलो एल्केन को अलग करना है तो ये जो समूह है वो अलग हो जाता है और हैलोजन अलग हो जाता है, ठीक है ना। ओके, अब इस सूत्र के आधार पर हम लोग देखेंगे आगे कि यहाँ पर थोड़ा सा बताता हूँ कि CX संबंध का विषम विदलन होता है। CX संबंध मतलब क्या है, ये कोई भी एल्किल हैलाइड का समूह है, ठीक है, और ये क्या है, हैलोजन, CX बन, हैलोजन बन, कार्बन हैलोजन बन का विषम विदलन होता है। विषम विदलन मतलब टूटना, ठीक है, जिसके लिए ऊर्जा, है ना, वो प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजना से प्राप्त होती है। ये पूरा विलायक योजना है भाई, इसको थोड़ा समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कि प्रोटिक विलायकों के प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा, प्रोटीन नहीं, ठीक है, प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा, ये प्रोटॉन द्वारा, ठीक है, हैलाइड आयन के, यहाँ पर जो आर है ये आपका है हैलाइड है, एल्किल हैलाइड जो भी हैलाइड है, ठीक है, उस आयन के विलायक योजना से प्राप्त होती है, इससे कार्बोधन बनता है। ये सब नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, हमको इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। ये क्या है कि CX संबंध का जो ये बताया जा रहा है कि CX संबंध, उसका क्या होता है, विषम विदलन होता है, ठीक है, टूटता है। कैसे टूटता है, इसलिए टूटता है कि वहाँ पर जो प्रोटिक विलायक होते हैं, ठीक है, प्रोटिक विलायक होते हैं, उस प्रोटिक विलायक के जो प्रोटॉन द्वारा, नाभिक में होता है प्रोटॉन, उस प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजना से प्राप्त होती है। मतलब हैलाइक आयन में जो विलायक योजना होती है ना, ठीक है, किसके द्वारा होती है, विलायकों के प्रोटॉन द्वारा, विलायकों के जो प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन में विलायक योजना होती है, उसी योजना के फलस्वरूप एक ऊर्जा मिलती है। उसी ऊर्जा के कारण क्या है, CX संबंध क्या होती है, टूटती है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो R लिख दिया मैं, कोई भी एल्किल हैलाइड वगैरह है, ठीक है ना, ब्यूटिल ब्रोमाइड है, कोई भी हो, ठीक है, ये हमारे पास हैलोजन है, ये दोनों टूटता है अलग अलग भागों में, ठीक है ना। तो एकदम सिंपल समझते जाइए, एकदम बहुत ही सिंपल ये आपके पास थ्योरी है। तो मैं एक ले लेता हूँ एल्किल हैलाइड, जिसमें मैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 कार्बन दे रहा हूँ, मतलब ये ब्यूटिल है, ब्यूटिल और ब्रोमीन जुड़ा है मतलब ब्रोमाइड, ठीक है ना। और यहाँ पर मेथेन एथेन एथिल ब्रोमाइड, 2 उदाहरण दे रहा हूँ ना मैं, एथिल ब्रोमाइड का भी ले रहा हूँ, है ना। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, इस चरण को नहीं लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रथम चरण डाल देना और यहाँ शुरू कर देना, ठीक है, RX R++ X-, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि CH3 ये Br है अपने पास, ठीक है, मतलब ये कोई हेलो एल्केन है, ये क्या है, तृतीयक है ना, 1 कार्बन से 3 कार्बन जुड़ा है तो तृतीयक लिख देते हैं। ये 1 कार्बन से 1 ही कार्बन जुड़ा है, मतलब प्राथमिक, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एथिल ब्रोमाइड लिख दीजिएगा, ठीक है। दोनों उदाहरण के साथ चल रहा हूँ, है ना। अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले प्रथम चरण में क्या होता है। प्रथम चरण में केवल ये जो CX है, बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या होता है, टूटता है। तो हमारे पास ये है अपने पास बॉन्ड, ठीक है, ये अपने पास यहाँ से, इसको मैं दो लकीर क्योंकि ये ना उत्क्रमणी है, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है, CH3 और CH3 ये टूट जाता है Br अपने आप। तो इस Br में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, और ये जो कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज आएगा। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब हम लोग देखे थे SN2 में, तो वहाँ पर इसको तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी थी, किसी न्यूक्लियोफिलिक की आवश्यकता पड़ी थी, ना, इसको तोड़ने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्वयं टूट रहा है, मतलब इस चरण में केवल एक ही अभिकारक भाग ले रहा है, ठीक है ना, इसलिए एक अणुक है ना।
चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको। और यहाँ पर जो क्रिया होगी वो मंद होगी, मतलब धीमी होगी। ठीक है, एक चरण। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, प्रथम चरण में एक अणु क्रिया में क्या होता है कि यह क्रिया 2 पदों में संपन्न होती है, ऐसा लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्लियर हो गया बात मेरी, इस तरह से होता है। इसको भी देख लेते हैं। CS2 CS3 CS2 Br, यहाँ पर स्लो अभिक्रिया होती है, धीमी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका CS3 CS2, ये प्लस चार्ज बनाता है। ठीक है, और प्लस Br क्या हो जाता है, माइनस चार्ज बनाता है। ये हो गया आपका प्रथम पद। इसमें से केवल एक को लिखना ना, इसको लिखना या तो इसको लिखना। ठीक है, ये ज़्यादा सरल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं द्वितीयक चरण में। हमारे पास द्वितीयक चरण क्या होता है, द्वितीयक चरण में कैसे क्रिया होती है, देखिए, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा आपको, है ना। ये डिटेल मैं यहाँ से कर दूंगा यहाँ पास कि इसमें होता क्या है। इसको हम लोग एक अणु क्रियाविधि क्यों कहते हैं, है ना। थोड़ा सा देखते हैं, यही पर लिख देना, इसके जस्ट नीचे, इस उदाहरण के जस्ट नीचे, मतलब इस वाला जो स्ट्रक्चर उसके जस्ट नीचे लिखना कि यह पद धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। यह पद धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। चलो मैं सबको एक साथ लिख देता हूँ, देखिए, क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कि यह पद धीमा, यहाँ पर लिख दिया मैंने धीमा, यह पद धीमा तथा उत्क्रमणीय होता है। ये 2 लकी लगा, मतलब उत्क्रमणीय। ठीक है ना, जो दर निर्धारक पद है, दर का निर्धारण करता है। ठीक है, जिसमें केवल एक अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब एक ही अभिकारक भाग लेता है। ठीक है ना, यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफिलिक और नहीं है ना। ठीक है, SN2 की तरह जी, तो इसमें एक ही अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होता है, इसलिए इससे, है ना, या इसलिए इस अभिक्रिया को एक अणुक क्रिया, इसलिए यह अभिक्रिया, इसलिए यहाँ लिख देना यहाँ पर, इसलिए यह अभिक्रिया एक अणुक क्रियाविधि है ना। अभी थोड़ा बचा है, आप अभी खुश मत होइए, फिर आधा हो गया करके, है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं द्वितीय चरण में, क्योंकि अपने को उत्पाद नहीं मिला है ना। अभी उत्पाद कहाँ मिला है अपने को यहाँ पर उत्पाद नहीं मिला है भाई। चलिए चलते हैं। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, क्या लिख दिया है अपने को, ये हमको अलग प्राप्त हो गया प्लस चार्ज के साथ। CH3 ऊपर में दिख नहीं रहा है, लेकिन वहाँ पर CH3 है। ठीक है, प्लस चार्ज के साथ हमको प्राप्त हो, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, CH3 कार्बन, CH3 और ये CH3। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि यहाँ पर Br अलग हो गया। ठीक है, ऊपर देखें हम लोग तो क्या हो गया, Br अलग हो गया। अपने को यहाँ दिखा देता हूँ मैं, ये Br अलग हो गया। अब हमारे पास ये बचा हुआ है ना, इसको छोड़ो अभी। ठीक है, ये बचा हुआ है और इसको तोड़ने के लिए कोई न्यूक्लियोफिलिक की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब क्या होता है कि कहीं से अपने को मिल जाता है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, है ना, ये OH माइनस। ठीक है, इसको भी देख लेता हूँ मैं। यहाँ पर C3H3CH2 बचा हुआ था ना, यहाँ पर लिख दिया मैंने CH3CH2। ठीक है ना, और उसके साथ मैंने जोड़ दिया हाइड्रोक्साइड को, ये नाभिक स्नेही को। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर जो क्रिया होगी वो तीव्र होगी। क्या होगी, तीव्र। वो एक ही पद में दिखाए थे ना हम लोग SN2 को, इसको 2 पद में दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एल्किल में द्वितीय चरण में, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि एल्किल कार्बोकेटायन नाभिक स्नेही, एल्किल कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन क्यों बोला गया है, केटायन मतलब धन आयन। ठीक है, एल्किल कार्बोकेटायन, तो ये आपका धन आयन है यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस चार्ज क्यों लिखा हूँ, ये कार्बोकेटायन है। ठीक है, एल्किल कार्बोकेटायन नाभिक स्नेही के साथ, ये जो नाभिक स्नेही उसके साथ शीघ्रता से क्रिया करके प्रतिस्थापन उत्पाद बनाता है। तो शीघ्रता से क्रिया करेगा और ये बना देगा आपका CH3 और ये बन जाएगा OH, जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी देखिए CH3 और उसके साथ कौन जुड़ गया है, OH जुड़ गया है। ठीक है ना, मतलब ये आपको समझ आ जाएगा, है ना। ये आपके पास मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेनॉल है। ये ब्यूटील का एल्कोहल बन गया, ये एथिल का एल्कोहल बन गया, एथेनॉल। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 2 चरण पूरा हो गया। ठीक है, इसी दोनों चरण के आधार पर हम लोग SN1 और SN2 को
समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्रियाशीलता का क्रम। तो क्रियाशीलता क्रम इसका उल्टा हो जाता है। क्या होता है, तृतीयक जो हैलाइड है वो ज़्यादा क्रियाशील होती है। ठीक है, उसके बाद द्वितीयक, ठीक है, उसके बाद प्राथमिक हैलाइड। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट